ये कहानी एक छोटे से गांव चंपापुर के किसान रतन की है, जो बहुत ही मेहनती था, पर उसकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती और उसके हाथ हमेशा निराशा ही लगती थी। फिर भी रतन ने ईमानदारी से मेहनत करना नहीं छोड़ा था। वो अपनी खेतों में अच्छी फसल की आशा में और कड़ी मेहनत करता था। एक दिन रतन अपने खेत में हल चला के थोड़ा आराम करने बैठा था, पर वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत के बाद भी मेरे खेतों से खाने भर भी अनाज नहीं होता। अब तो मैं मेहनत कर कर के भी थक गया हूं। अब तो भगवान ही मालिक है, अब वही कोई रास्ता दिखाएगा। हे भगवान, कुछ तो उपाय कर, मेरे ऊपर भी कुछ तो अपनी कृपा बना। रतन बहुत भावुक हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। रतन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अच्छी फसल उगाने के लिए वो और ऐसा क्या करे ताकि उसकी भी किस्मत चमक जाए। अगर इस बार भी सही फसल नहीं हुई तो सब बेच के शहर चला जाऊंगा और वहीं पर जो कोई काम मिलेगा करूंगा, पर अब खेती नहीं करूंगा। तभी वहां पे कुछ देर बाद एक सन्यासी आते हैं और रतन को दुखी देखकर उससे पूछते हैं, क्यों उदास हो मेरे किसान मित्र? ऐसी क्या बात हो गई जो आंखों में आंसू भी है? घर पे सब कुशल मंगल तो है? अगर मुझे बता सकते हो तो अपनी पीड़ा बताओ। अगर मेरे से जो भी हो सकेगा मैं समाधान बताऊंगा, पर ऐसे दुखी होना सही नहीं है। हिम्मत से काम लो। अब क्या बताऊं महात्मा जी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल अच्छी न हो तो दिल तो टूटता ही है। मेरा तो अब अपने खेती से विश्वास ही उठता जा रहा है। इस बार आखिरी बार ही फसल लगाऊंगा। अगर अच्छी नहीं हुई फिर तो मैं खेती छोड़ दूंगा। ऐसी बातें नहीं करते मित्र, ऊपर वाले के पास सबके लिए रास्ता होता है। बस थोड़ी सी हिम्मत और बुद्धि से काम करना होता है। ईमानदारी से काम करने से देर सबेर उसकी कृपा होती ही है। बस थोड़ा धैर्य रखो। अब कितना धैर्य रखूं महात्मा जी? मेहनत और ईमानदारी तो मैंने आज तक छोड़ा नहीं, और ये तीसरा साल है और मुझे लग रहा है कि इस बार भी मेरी फसल पिछले सालों की तरह कहीं बेकार ही न हो जाए। तो फिर मैं इतना मेहनत करके क्या करूँगा? समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हारा भलाई करने के लिए मुझे भेजा है। एक बार मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो इसी झाड़ी के पास थोड़ा आराम कर रहा था, तो मुझे इसी झाड़ी में एक किताब मिली जिसमें एक अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। अगर तुम वो रहस्य ढूंढ लोगे तो उसकी कृपा से तुम्हारे खेतों की फसल लहलहाने लगेगी और तुम एक खुशहाल और सफल किसान बन जाओगे। कैसी किताब महात्मा जी? कुछ समझा नहीं मैं। क्या होगा इस किताब में? कुछ बताएंगे आप? घर पर जाके आराम से किताब में दिए गए रहस्यों के बारे में पढ़ना, सब मालूम हो जाएगा। बस जैसे बताया गया है वैसा ही करना। तुम पर जरूर महादेव की कृपा होगी। जय शिव शंभू। नमस्कार महात्मा जी, मैं वैसा ही करूँगा। रतन अपने बैलों और हल को लेके शाम को घर लौट जाता है। रास्ते में वो बस यही सोच रहा था कि पता नहीं इस किताब में ऐसा क्या है जो मेरी किस्मत बदल देगा। वो घर पहुंचता है और किताब लेके घर में इधर से उधर घूमने लगता है। ये आज किताब लेके आप क्यों घूम रहे हैं? फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे क्या? कुछ बता नहीं रहे हैं, केवल इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नैना। एक महात्मा जी ने ये किताब दिया है, पता नहीं इस किताब में क्या लिखा है। अब मैं इस किताब को खोल के पढ़ता हूँ, देखता हूँ आखिर इस किताब में ऐसा कौन सा सुराग छुपा है जो मुझे आगे का भविष्य दिखाएगा। तो आराम से बैठ के किताब पढ़ो ना, तभी तो कुछ पता चलेगा। इधर उधर बेचैनी में घूमने से तो कुछ नहीं होगा। रतन जब बिस्तर पर बैठ के किताब पढ़ता है, उसको अजीब रहस्य के बारे में पता चलता है और उसमें एक नक्शा भी मिलता है जो एक चमत्कारी बगीचे के बारे में रास्ता दिखाता है। नैना, इसमें तो कोई
चमत्कारी बगीचे के बारे में बताया है। वो चमत्कारी बगीचे के पास अगर मैं पहुंच गया, अगर वहाँ की मिट्टी लाके मैं अपने खेतों में मिला दूंगा, तो मेरे खेत की फसल लहलहाने लगेगी और मुझे कई गुना पैदावार होगी। नैना, अब मुझे उस चमत्कारी बाग को ढूंढने के लिए निकलना ही पड़ेगा। मैं कल सुबह ही उस बगीचे की खोज में जैसा जैसा नक्शे में बताया है उसको तलाशने मैं निकल जाऊंगा। रतन सुबह उठ के नक्शे में जैसा बताया गया था उसी की तरफ चल देता है। वास्तव में रतन को 3 परीक्षाएं पास करनी होगी, तभी वो उस चमत्कारी बगीचे में पहुंच पाएगा। पहले उसे एक घने जंगल को पास करना है। रतन डरते डरते जंगल में भगवान का नाम लिए प्रवेश करता है। रतन डरते डरते किसी तरह से जंगल तो पार कर लेता है, पर अब उसके सामने एक और समस्या आके खड़ी हो गई थी। अब उसके सामने एक बड़ी नदी थी। रतन को तो तैरना आता नहीं था और नदी भी काफी चौड़ी थी। रतन असमंजस में पड़ जाता है। पर यह चमत्कारी बगीचे में पहुंचने की दूसरी शर्त थी। बिना नदी पार किए रतन वहां पहुंच ही नहीं सकता था। हे नदी माँ, अगर आज तक मैंने अपना सारा काम मेहनत और ईमानदारी से किया है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो मेरी मदद करो माँ। मुझे अपने दूसरे किनारे पर ले जाने के लिए कोई उपाय करो माँ। मुझे किसी तरह से चमत्कारी बगीचे में पहुंचना है, कुछ उपाय करो माँ। रतन की प्रार्थना नदी सुन लेती है और एक विशाल कछुआ रतन की मदद करने के लिए आता है। रतन कछुए की पीठ पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और वो हाथ जोड़ के नदी को प्रणाम करता है। रतन कछुए की मदद से नदी पार करके जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसको एक गुफा दिखती है। रतन थोड़ा डर जाता है, पर उसको अगर चमत्कारी बगीचे में पहुंचना था तो गुफा तो पार करना ही था। रतन डरते डरते गुफा में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही गुफा पार करता है, वो सीधा चमत्कारी बगीचे में पहुंचता है। ये तो चमत्कार हो गया, यही है वो बगीचा। रतन आश्चर्यचकित हो जाता है और वहां पे पड़े एक नुकीले औजार से मिट्टी खोदने लगता है और वहां की मिट्टी खोद की दूसरी तरफ देखता है तो एक मटका दिखता है। जल्दी जल्दी इस मटके में सारी मिट्टी भर लेता हूँ। अरे बगीचे की मिट्टी भर लेता है और वो मटका लेके चल देता है। रतन चमत्कारी बगीचे की मिट्टी लेके नदी किनारे पहुंचता है और फिर से नदी से प्रार्थना करता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही कछुआ आता है और रतन उस कछुए की पीठ पर बैठकर नदी पार कर जाता है। हे कछुआ देवता, आपका लाख लाख शुक्रिया। रतन तेजी से चमत्कारी बगीचे की मिट्टी लेके अपने खेतों की तरफ जाता है। रतन चमत्कारी बगीचे की मिट्टी को अपनी खेत की मिट्टी में ले जाके मिला देता है और खेत को जोत के बीज डाल देता है। जब फसल होती है तो रतन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब चमत्कारी बाग के मिट्टी का कमाल है नैना। उस चमत्कारी बाग के मिट्टी ने हमारे खेत की फसल इतनी बढ़ा दी कि अभी देखो हमारे घर में अनाजों का ढेर लग गया। उस महात्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये किताब दी और हमें चमत्कारी बगीचे के मिट्टी के बारे में पता चला। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।